So, good evening, class. I hope you all are doing well and have accustomed yourself with the previous topics. We completed assumptions questions, conclusion, must be true questions, as well as inference part, and most importantly, strengthening weakening part. ठीक है? ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहां पे क्रिटिकल रीजनिंग का एक ऑलमोस्ट जो ब्रॉड चैप्टर होता है वो खत्म हो रहा है. ठीक है? दिस इज वन ऑफ द सेशंस जहाँ पे हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो पॉसिबल है कि सिंस क्लैट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रूविंग इटसेल्फ टू बी सच अ आइकोनोक्लास्ट टाइप ऑफ एग्जाम कि कभी भी कोई भी टाइप के वो चेंजेस लास्ट मोमेंट पे भी कर सकता है इवन एट द डी डे. ठीक है, लास्ट एग्जाम आप दे रहे हो और आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई ये कौन सा नया टॉपिक वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग we have completed broader topics. Now today we'll focus on the topics जो possible है कि किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो क्वेश्चंस आ जाए. ठीक है, सिंस बड़े बड़े पैसेजेस अभी तक क्लैट कंसोर्शियम ने सैम्पल पेपर्स में शो किए हैं जिसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं. ठीक, तो हो सकता है उन 5 में से एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ये पूछ रहा हो कि जिस तरह का स्टिमुलस में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस तरह का स्टिमुलस एक पूरा स्ट्रक्चर अपना ड्रॉ कर रहा है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर आपको अपने दिए हुए ऑप्शंस में फाइंड करना है. ठीक है, या फिर जिस तरह की फ्लॉ आर्ग्यूमेंट कर रहा है स्टिमुलस में, ठीक है, वही फ्लॉ आपको अपने ऑप्शंस में ढूंढना है, सिमिलर टाइप ऑफ फ्लॉ. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं सो इट शुडंट बी द केस कि भाई हम स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म और पैरेलल रीजनिंग और फाइंडिंग द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो बेस्ट पार्ट ये है कि इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर थ्योरी पोर्शन नहीं है. ठीक, इट्स मोर ओवर लाइक कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस क्वेश्चंस को आपको स्ट्रक्चर दिखने लगेगा. फॉर द सेक कि हमें ये क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है, हम इसको थ्योरी के तौर पे ना जाके सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. इज दैट क्लियर टू यू? सो I have sent a sheet across you of 28 questions जिसमें से मैंने बहुत कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर रखा है. जो इनिशियल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपने देखा होगा वो कैसे क्वेश्चंस हैं कि जो सारे के सारे अभी तक के अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, बहुत लोग वो आइडेंटिफाई भी कर लिए होंगे कि वो पैसेज कहाँ से लिए गए हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं. इफ यू हैव डन इट देन इट्स ग्रेट. आई हेल्प यू कि कैसे उसको शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्यूशंस हो सकता है बहुतों के पास हो उन स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस का, बट उसको कैसे अप्रोच करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, दैट वी लर्न टुडे. लेटर क्वेश्चन नंबर 20 to 24 विल बी योर होमवर्क. सिमिलर सेट है जैसा हम प्रैक्टिस करेंगे इनिशियल 10 क्वेश्चंस में, वैसे ही सिमिलर सेट है 20 to 24 जिसमें आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे एक पैसेज पढ़ के हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक, then we'll move on to flaw in arguments and parallel reasoning questions. Since we have paucity of time, we'll quickly move on to sheets. Are we good to go? Great. So I'll quickly open the sheet for you. Is it visible? We are gonna follow same process, that is अपने chat box में तुम answers लिखते जाना. ठीक है, और I'll see simultaneously और हम इसको solve भी करते जाएंगे. Has any of you identified from where I took this first passage? Anyone quickly in the chat box? Any idea from where did I take this passage? Okay, so without wasting any further time, let's begin with the passage. This passage will make you realize it's not really tough to crack CLAT के questions.
ठीक है। क्लैट जिस तरह से अभी सो फार जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, आई माई सेल्फ रियलाइज्ड कि जिस लेवल के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिस कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो बहुत ज्यादा टफ थे। पैसेज समझने में भी अपन को टाइम देना पड़ रहा था। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज रिलीज्ड बाय क्लैट कंसोर्शियम। ठीक है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, और क्विकली सॉल्व करेंगे बिकॉज बहुत बार तुम ये पैराग्राफ रीड भी कर चुके होगे अपने प्रैक्टिस के दौरान। इससे तुम्हें रियलाइज होगा भाई, जो लैंग्वेज होने वाली है वो पैसेज की, अगर क्लैट मेजरली कोई चेंज नहीं करता है तुम्हारे साथ, लास्ट मोमेंट पे कुछ नया टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं कर देता है, तो सो फार दिस पैसेज इज क्वाइट मैनेजेबल। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इस पैसेज को रीड करके या सो फार नेक्स्ट पैसेज को रीड करके कि तुम्हें पैसेज ही नहीं समझ आ रहा है। इसी लाइन पे सारे पैसेज आज अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पैसेज 1 को ध्यान से पढ़ना। पैसेज 1 दो तीन चीजें बात करता है। ठीक है, दो तीन ब्रॉड चीजें बात करता है। क्या बात करता है? आज के युग में जब एम्प्लॉयर्स इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यूज आते हैं, उनको रिक्रूट करने के लिए उनके इंटरव्यू लेने से पहले वो क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया में उनकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री, नॉट कि वो हिस्ट्री क्या कर रहे हैं, बल्कि उनका आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, वो किस तरह की चीजें पसंद कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन किस तरफ है। ठीक है, ऐसी चीजें वो चेक कर ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब इससे क्या हो रहा है? तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि देखो, सबसे पहली बात, अगर इंटरव्यू में कोई इंसान कोई आता है, कोई एप्लीकेंट आता है, आप मुझसे अगर उससे पूछने लगते हो कि भाई तुम्हारा रिलीजन क्या है, ठीक है, तुम्हारा सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, कि तुम होमोसेक्सुअल हो कि हेटेरोसेक्सुअल हो, तुम्हारी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, तुम राइट विंग को प्रमोट करते हो कि लेफ्ट विंग को प्रमोट करते हो, देयर इज चांस कि जो एप्लीकेंट है वो ऑफेंड हो जाए। ठीक है, वो बुरा मान जाए, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेंट्रल को सपोर्ट करती हूँ, आई डोंट सपोर्ट राइट विंग और लेफ्ट विंग। जो मेरा इंटरव्यूअर है वो हार्ड को राइट विंग सपोर्टर है। ठीक है, वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उसको आंसर दिया, लेकिन वो मुझे मेरे अगेंस्ट में मेरी कॉन्ट्रडिक्टरी बात करने लगा, वो मेरे कैरेक्टर पे मुझे सवाल करने लगा, हो सकता है मैं ऑफेंड हो जाऊं। तो वही बात कर रहा है कि इस टाइप की लीगल ट्रबल, अब मैं ऑफेंड होंगी तो हो सकता है मैं क्लास एक्शन ले लूं। ठीक है, मैं सूट फाइल कर दूं उसके अगेंस्ट, डेफेमेशन का सूट फाइल कर दूं, या इस तरह का कोई भी सूट फाइल कर दूं। ऐसी चीजें अवॉइड करने के लिए, इस तरह का लीगल ट्रबल अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में वो क्या करते हैं? एप्लीकेंट को इंटरव्यू लेने से पहले ही वो अपने दिमाग में फिल्टर आउट कर चुकते हैं। ठीक है, कि किसको हमें लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी, ये सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं, ये बैंक्स में भी यही हो रहा है कि जो बैंक्स हैं वो किसी पर्सन को लोन देने के पहले उसकी फेसबुक की फ्रेंड हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, कि उसके फ्रेंड्स का क्या हिस्ट्री रही है, कि वो लोन अगर लेते हैं तो आर दे इन द फाइनेंशियल स्टेटस टू रीपे द लोन और नॉट। ठीक है, फिर उससे वो डिड्यूस करते हैं कि भाई जिस इंसान ने लोन के लिए अपील की है, हमें उसे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो रीपे करेगा कि नहीं करेगा। अब ऐसे में क्या हुआ? पूरा का पूरा इंटरव्यू बेसिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपकी सोशल मीडिया, आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीज डिपेंड होने लगी है। पहला पैसेज इस चीज पे बात करता है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पैसेज, इट सेज दैट यहाँ पे लॉ की कमी है। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट कर सके इंटरव्यूअर्स को या फॉर एग्जांपल लोन लेंडर्स को, कि भाई फर्स्ट हैंड इंप्रेशन ही आपको देखना है, आपको कोई बैक हिस्ट्री चेक आप नहीं कर सकते। हो सकता है मेरी जो फेसबुक की हिस्ट्री है, जो फेसबुक में मेरी एक्टिविटी है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसमें मैं कुछ भी लिख रही हूँ, उसमें मैं कुछ भी कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट आई एक्चुअली डू इन माय रियल लाइफ। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। अब इस चीज को समझना कि ये ऑथर किसको ब्लेम कर रहा है, कि भाई रेगुलेटरी गैप्स हैं यहाँ पे, किसके बीच? टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, फेसबुक आता जा रहा है, फेसबुक के साथ साथ पहले फेसबुक पे चेक होता था, अब तो इंस्टाग्राम पे भी चेक हो सकता है। ठीक है, कि इंस्टाग्राम पे हम जिस तरह की चीजें फॉलो कर रहे हैं, वहां तो भाई फॉलो
किसको हम फॉलो कर रहे हैं, कौन हमें फॉलो कर रहा है, वो सब भी एकदम बहुत क्लियर दिखता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लेकिन लॉज उस लेवल पे उसको उस पेस पे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें अच्छे से पता है कि लेजिस्लेशन, बहुत ज्यादा लेजिस्लेटर्स टाइम लगाते हैं लॉ को, किसी भी लॉ को इनैक्ट करने में। ठीक है, आपने अपने जी के सेशन, अपने लीगल सेशन में ये समझा ही होगा कि कैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का कैसे रोल होता है, कितना कितना टाइम लगाते हैं। वो बात की गई है सेकेंड पैराग्राफ में। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है प्रीता बंसल की स्टेटमेंट की। इस पैराग्राफ में एक चीज ध्यान रखना, मैं इतना हर पैराग्राफ वाइज क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि पांचों क्वेश्चन जब तुम रीड कियोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई पांचों के पांचों क्वेश्चन ना एक एक पैराग्राफ को पकड़ के चल रहे हैं। अगर हम एक पैराग्राफ भी मिस कर देंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा ना। ठीक है, प्रीता बंसल की बात की जा रही है वेयर शी सेज कि जो इफेक्टिव लॉज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे एथिकल वैल्यूज की जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके, जो एथिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं वो बेसिकली वो वैसी गाइडलाइंस हैं जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक्सेप्टेड है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बस दिमाग में बैठा लो एक लाइन कि वो क्या बोल रही हैं, कि इफेक्टिव लॉज या स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, जो ऐसी गाइडलाइंस हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं। हम वही लॉ फॉलो करते हैं ना जो हमें लगता है कि भाई मॉरली एथिकली सही है। अब कोई लॉ बना दिया जाए कि भाई मर्डर लीगल है, तो क्या अपन की मॉरल कंसाइंस अपन को ये अलाउ करेगी कि भाई मर्डर लीगल है तो जो मिल रहा है, जिससे दुश्मनी है, क्लैट कंसोर्शियम से दुश्मनी है तो अपन क्लैट कंसोर्शियम के लोगों को ही मार दें? अब ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज बात की गई है। अब एक और चीज देखना कि प्रिंटिंग प्रेस की बात की जा रही है। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद बहुत ज्यादा डिबेट हुई। ठीक है, डिबेट हुई और उसका आउटकम क्या हुआ? डिबेट हुई तो एक चीज होने लगा कि भाई जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉट एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई आइडिया है, मैं ये क्वेश्चन फ्रेम, मान लो ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया होता, ये मैंने आइडिया दिया होता, तो इसकी ओनरशिप मेरे पास है या किसी और के पास है, ये डिटरमाइन करने के लिए अपन को कॉपीराइट लॉज की इंपॉर्टेंस समझ आई। ठीक है, ये डिबेट चलता रहा। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद कॉपीराइट लॉज में भी एक बड़ा उछाल आया, कॉपीराइट लॉज इनैक्ट हो गए। ये डिबेट कब तक चलती रही? 300 ईयर्स तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि मैं बस क्रक्स बताती जा रही हूँ पैसेज पैराज वाइज। तो इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो बोलो, उसको थोड़ी ब्रॉडन कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पैसेज है, क्लैट ने भैया है भाई तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, ग्रेट। नो मैम, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके, तो अभी तक हमने एक चीज बात की, अब इसको शॉर्ट में समझना क्योंकि आई गेस बाकी लोगों को क्लियर हो गया है। एक चीज शॉर्ट में समझना, यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी और लॉ साइमल्टेनियसली अपने पेस में नहीं चल पा रहे हैं, साथ में नहीं चल पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरव्यूअर्स वगैरह इंटरव्यू लेने से पहले ही लोगों को रिजेक्ट करने की भूमिका बना लेते हैं। कैसे? फेसबुक में देख लेते हैं कि उनको कैसे टाइप के लोग चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे राइट विंग के लोग नहीं चाहिए या लेफ्ट विंग के लोग नहीं चाहिए, तो मैं उनके फेसबुक में जाके उनसे या सोशल मीडिया में जाके पहले ही देख सकती हूँ कि भाई वो राइट विंग के हैं कि लेफ्ट विंग के हैं। तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा प्रेजुडिस हो रहा है कि हम उनके उनके अगेंस्ट में एक तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात की गई है कि कैसे टेक्नोलॉजी और लॉ साथ में नहीं चल रहा है। सेकेंड चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये बात हो रही है कि जो लॉज हैं, इफेक्टिव लॉज हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स हैं, वो ऐसे होते हैं, वो गाइडलाइंस ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्ट करते हैं। फिर बात आती है कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने के 300 साल तक डिबेट चलती रही किस पे, ओनरशिप किसकी है एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, एक पर्टिकुलर हमारे आइडिया पे। ठीक है, और जिस कारण से कॉपीराइट लॉज आए हैं। दिस इज मोर ओवर व्हाट द एंटायर पैसेज एनफोर्स और सेज। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज जो मैंने हाईलाइट करके रखी है, आई होप विजिबल हो वो, कि भाई उस रफ्तार से तो ह्यूमन माइंड भी नहीं चल रहा है जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में एडवांसेस आ रहे हैं। देखो भैया, वी कैन अग्री दिस। ठीक है,
कि जिस रफ्तार से कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम सब उतनी जल्दी उससे एक्वेंट हो जाएँ, उससे अकस्टम्ड हो जाएँ। दिस इज़ मोreover the broader outline of a passage as well as the crux of it. I hope clear है, no doubt. Great to hear that. Quickly moving on to our first question. ठीक है, आंसर्स डालते जाओ। अब कोशिश करेंगे, सिंस पैसेज समझ आ गया है, ठीक है, अब क्वेश्चन को हम और स्पीडली सॉल्व करेंगे। जितना ओरिजिनल टाइम देते थे उससे कम टाइम लेने की कोशिश करेंगे। क्लैट यही डिमांड करता है, ठीक है। अब तुम्हारा फोकस कंसेप्ट बनाने में नहीं रह गया, तुम्हारा फोकस किस पे है? स्पीड, रीडिंग स्पीड और टाइम बचाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग changes to the law, if brought into effect, would be most likely to solve the problem the author describes in relation to how employers filter out job applicants. Author ने क्या प्रॉब्लम हाईलाइट की थी? दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ऑथर ने क्या बोला था कि देखो, जैसे सोशल मीडिया में एक ऑप्शन मिल जाता है कि कैसे जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपके सोशल मीडिया से ये समझ लें कि आप किस ओरिएंटेशन के हो, आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो। इसके कारण क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो इंटरव्यू में होना चाहिए वो तो हट ही जाता है, ये उसकी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब ऐसा क्या चेंज लाए लॉ पे जिसके कारण क्या हो, ये वाली प्रॉब्लम ऑथर की खत्म हो जाए, ठीक है। इट्स मोर ओवर लाइक अ कोर्स ऑफ एक्शन, आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ठीक है। ऑप्शन ए, a law that forces employers to meet in person with job applicants before deciding whether or not to hire them. अब इसमें ये समझना, ठीक है, हमने ये बोल दिया कि सबसे पहले जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंटरव्यू लेना कंपलसरी है, ये हमने लॉ एनैक्ट कर दिया। लेकिन क्या ये वाली वो फैक्टर रूल आउट कर रहा है कि वो हिस्ट्री चेक नहीं करेंगे, वो सोशल मीडिया में उनकी इंक्वायरी नहीं करेंगे? क्या वो ये वाला फैक्टर रूल आउट कर रहा है? नहीं, यही तो ऑथर की प्रॉब्लम थी ना। तो ऑप्शन ए अपन एलिमिनेट करते हैं। मूविंग ऑन टू, ग्रेट, आंसर्स तो सही है। मूविंग ऑन टू ऑप्शन सी, a law that forbids job applicants from checking the employers details on social media. भाई जॉब एप्लीकेंट्स थोड़ी ना चेक कर रहे थे हमारे जो एम्प्लॉयर्स की सोशल मीडिया डिटेल्स हैं, एम्प्लॉयर्स चेक कर रहे थे। जॉब एप्लीकेंट्स थोड़ी ना करेंगे कि सोशल मीडिया में चेक किए, हमें ये एम्प्लॉयर नहीं पसंद है, हम इसके अंडर जाएंगे ही नहीं। ये वाली बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सी डिलीट। ऑप्शन डी, a law that requires employers to check job applicants detail on social media. भाई यही तो प्रॉब्लम है, वो ऐसा कर रहे हैं, ये दिक्कत है। अब हम इसी को एक लॉ बना देंगे तो ये तो सपोर्ट कर जाएगा, दिक्कत को सपोर्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी सही आंसर है। वो क्या है? a law that forbids employers from checking job applicants detail on social media. समझ गए? क्लियर है? ग्रेट। इट्स एक्चुअली ग्रेट कि तुम लोग की वीडियो ऑन रहती तो समझ आ जाता है कि ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली सेकंड आंसर का सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर डाल दो। Which of the following, if true, would most weaken Preeta Bansal's argument for why laws have not laws have not kept up with the advances in technology? प्रीता बंसल किस पे फोकस कर रही थी? क्विकली पैसेज पे वो लाइन मैंने हाईलाइट इसलिए करके रखी है ताकि टाइम बचे। प्रीता बंसल बात ही ये कर रही थी कि भाई इफेक्टिव लॉज और स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स क्या है? वो ऐसी गाइडलाइंस हैं जो के मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस बात पे वो उन्होंने हाईलाइट किया था, प्रीता बंसल का फोकस ये था, ठीक है। अब इस चीज को देखना, ऑप्शन पे सीधे आओ। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, social consensus leads to effective laws since people are already in general agreement with laws developed on the basis of such a consensus. भाई ये तो प्रीता बंसल ने बोला ही था, ये तो रिटरेट कर दिया चीज को, ठीक है। ये अपन को वीकेंड करना, तो वीकेंड में अपन क्या करते हैं? कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए डिलीट। ऑप्शन बी, laws can only be effective if people in society are generally in agreement with them. यही बात है कि सोशली एक्सेप्टेड लॉज होते हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो भी अपन रूल आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रीइंस्टेट कर रहा है। ऑप्शन सी, effective laws are developed only when people accept the principles and ethics behind them. ठीक है,
यही बात है जो मैंने मर्डर वाला एग्जांपल से समझाई। अब अगर अपन को लग रहा है कि ये एथिकली गलत है तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो लॉ के फॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन सी भी रीइंस्टेट कर रहा है। ऑप्शन डी, social consensus and guidelines that are accepted by members of a society are brought about by effective laws, now not the other way around। ये चीज उल्टी बोल रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहली चीज जो फोकस हुई थी वो क्या फोकस हुई थी कि कैसे जो सोशल लॉज और जो एथिकल वैल्यूज हैं वो कस्टम जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड हैं वो ऐसी गाइडलाइंस है। ये उल्टी चीज बोल रहा है, जस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी है। रीड करके समझ आ गया होगा, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 3, बेस्ड ऑन द ऑथर्स जस्ट ओके, ठीक है। Based on the author's description of how the development of copyright laws followed the creation of the printing press, which of the following is the author most likely to agree with? सिंपल क्वेश्चन है, फैक्ट में दिया हुआ है, स्टिमुलस में दिया हुआ है, तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्या? नहीं। देखो कैसे। ऑप्शन ए, द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस वाज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉपीराइट लॉज इन द 1400s। ये उल्टा चीज बोल रहा है। पहले प्रिंटिंग प्रेस आया, उसके 300 साल तक डिबेट हुई और उसके बाद कॉपीराइट लॉज आए थे, ये कह रहा है ना पैसेज। इसलिए अपन ऑप्शन ए रूल आउट करते हैं। ऑप्शन बी, द डिक्लाइन ऑफ द होली रोमन एम्पायर वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ स्ट्रॉन्ग कॉपीराइट लॉज हैड बीन इन प्लेस एट द टाइम ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस वाज डेवलप्ड। ऐसा कहीं भी तुमको फैक्ट में कह रहा है क्या, या स्टिमुलस में ऐसा कुछ कह रहा है क्या कि होली रोमन एम्पायर के फॉल को अवॉइड करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका था कॉपीराइट लॉज को? कोई फैक्ट्स में नहीं कह रहा, तो हमें कैसे पता कि ऑथर इससे अग्री करेगा कि नहीं? ऑप्शन बी रूल आउट। ऑप्शन डी, the ownership of ideas had been a matter of much debate in societies for many centuries before the development of the printing press, but people lost interest in the topic। ऐसा तो बोल ही नहीं रहा है, people never lost their interest इस फील्ड में, ठीक है। नहीं तो डिबेट क्यों करते हो? डिबेट नहीं करते तो फिर प्रिंटिंग प्रेस के बाद कॉपीराइट लॉस कैसे आते? तो ऑप्शन सी इज योर परफेक्ट आंसर, which says the ownership of ideas was not considered important enough to spur debate। पहले important नहीं कंसीडर किया जाता था। And the development of copyright laws, the dramatic changes brought about by the printing press spurred this। जैसे प्रिंटिंग प्रेस आया, ये डिबेट को स्पर्ड किया मतलब इंक्रीज किया, रेट इंक्रीज किया। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, फोर्थ और फिफ्थ हम थोड़ी साथ में कर लेंगे। फोर्थ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाई द ऑथर थिंक्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉज लैग्स बिहाइंड द पेस ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी? सीधा का सीधा कहाँ पे दिया हुआ है? स्टिमुलस में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कम्युनिकेट व्हाट द लॉ सेज टू पीपल। फैक्ट में नहीं दिया गया है कि कितना टाइम लग रहा है कम्युनिकेट करने में, कितना कम टाइम लग रहा है, कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। रूल आउट। ऑप्शन सी, computers cannot keep pace with social developments and the rate at which humanity is evolving। ये तो उल्टा बोल रहा है, ठीक है। ये बात तो हमने की ही नहीं थी। हमने क्या किया था? कंप्यूटर ज्यादा तेज जा रहा है, लॉज धीरे धीरे आ रहे हैं, ये उल्टा बात कर रहा है। ऑप्शन सी रूल आउट। ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड लॉज आर डेवलप्ड वेरी क्विकली बाय ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। कैसे? हमारे इंडिया में तो लेजिस्लेशन इतना जल्दी काम ही नहीं करता कि वो इतने जल्दी लॉज लेके आ जाए। पैसेज में भी यही फोकस था, तो अपन ऑप्शन बी को भी डिलीट करते हैं। ऑप्शन ए, laws and ethical practices evolve over a long time and the human mind cannot keep pace with the advances enabled by the computers। ठीक है। The problem is that the human mind itself can't keep pace with the advances of the computers are enabling that computers are enabling। पहला फैक्ट जो अपन के ऑप्शन ए को और सपोर्ट कर रहा है, जहां से अपन ऑप्शन ए को रिड्यूस किए हैं, ठीक है। मोर ओवर दिस क्लियर है कि क्वेश्चन फोर्थ क्या है? एनी डाउट्स? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन फिफ्थ। ऑथर ने दो बात की। पहला, that laws are ethical practices take centuries to evolve, ठीक है। सेकेंड बात क्या की? technology is on an exponential curve and the changes of magnitude that once took centuries now happens in decades, sometimes in years। ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस अब बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं,
ठीक है। एथिकल प्रैक्टिसेस टेक सेंचुरीज टू इवॉल्व, 2 चीज है, यही अपन तब से फोकस कर रहे हैं। ठीक है। What role do these statements 1 and 2 play in relation to the conclusion that the author draws about how laws cannot possibly keep up with technology change? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। कैसे 1 और 2 एक तरह से सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन में आने में? ऑप्शन ए, दे कॉन्ट्रडिक्ट द ऑथर्स कंक्लूजन, गलत, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये अपन को समझ आ गया था। ऑप्शन बी, दे ऑफर ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन, ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन तो नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है ऑथर का? कि कंक्लूजन यही है कि अपन पेस नहीं रख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और लॉ पेस नहीं रख पा रहे हैं। ये दोनों चीजें भी वही सपोर्ट करते हुए वही उसी चीज का तो एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपन को। ठीक है, एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कंक्लूजन का, बेस्ट पार्ट। ऑप्शन सी, दे डेमोन्स्ट्रेट द ऑथर्स कंक्लूजन इज अ मेयर assumption, assumption नहीं है, दिया हुआ है फैक्ट में। ठीक है। ऑप्शन डी, दे एक्ट एज premises इन सपोर्ट ऑफ द ऑथर्स कंक्लूजन। ठीक है, मैंने जब कंक्लूजन की क्लास ली थी तो मैंने क्या बताया था? स्टिमुलस में जो एविडेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रमाइस, बताया था, याद है? ठीक है, तो ये एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कंक्लूजन का, सो वी कैन absolutely say that they act as premises in support of the author's conclusion. Is this paragraph, is this question clear to you? Great. Shall we move on to next question? Okay, बहुत कलरफुल क्वेश्चन दिख रहा होगा, बस इसीलिए कि जल्दी से सीधे वो लाइन पे तुम लोग टारगेट कर सको, समझ जाओ। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग ने रीड किया होगा, क्लैड का ही दिया हुआ क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट रीड किया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो बताती हूँ। इसमें एक साइंटिस्ट है, वो बातें कर रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है कहाँ? यूनिवर्स में, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी पता होगा, स्पेस की स्टडी, इन सारी चीजों में उसको बहुत इंटरेस्ट है। वो क्या कहता है? जो रियल साइंस है वो फार बेटर है, और बेटर किससे है? साइंस फिक्शन से। साइंस फिक्शन मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, हो सकता है अपन उसको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस फिक्शन की तुमने बुक्स देखी होंगी, ठीक है, वो पूरी क्या 100% ट्रू चीजों में बनी होती है? भाई अगर ट्रू चीजों में बनी होती तो वो फिक्शन नहीं होती। ठीक है, तो जो रियल साइंस है वो बहुत स्ट्रेंज है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। फिर वो क्या बोलता है, जो टीवी सीरीज वगैरह जो चल रही है ना, वो साइंस ना हो के वो क्या हो रही है, वो सुपरस्टिशंस पे बिलीव कर रही हैं ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत टाइम पहले मैंने ये सुना कि टीवी चैनल कलर्स पे नागिन सीरियल आ रहा है। ठीक है, भाई वो सुपरस्टिशन नहीं है तो क्या है? कहीं से भी रियल साइंस इस चीज को एविडेंस देती है क्या कि मोनी रॉय या कोई भी इच्छाधारी नागिन बन सके? सुपरस्टिशन हो गया। सुपरस्टिशन क्या कहता है कि हमें इच्छाधारी नागिन पे बिलीव है, वही चीज टीवी सीरीज दिखा रही है, वो रियल रियल साइंस तो दिखा नहीं रही है। सेम बात साइंटिस्ट भी कर रहा है। आई होप ये याद रहे इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है? फिर वो क्या बोल रहा है, एक चीज बोल रहा है कि लोग इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है, ये दिक्कत होती है, क्योंकि जो रियल साइंस के जो टर्म्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो मैंने ब्लू वाली लाइन अंडर हाईलाइट की है। वो बोलता है कि इसका एक और रीजन ये है कि ऐसी चीजें समझना, जो फंडामेंटल लॉज है साइंस के समझना, उसको समझने के लिए थोड़ी टाइम देना होगा। जस्ट अ सेकेंड। ऐसी चीजें समझने के लिए टाइम देना होगा और लोग टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। अगर जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है, ठीक है, अगर वो लोगों को समझाने लगा जाए, ठीक है, साइंटिस्ट ने समझा, उसको समझ आया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है, अगर उस पर बहुत ज्यादा लोगों को फोकस करने दिया जाए या फोकस करने लगे, लोगों का पूरा ध्यान उस पर लगा दें, तो दो लोगों का दिमाग तो और सड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में, अगर तुमको भी वही चीज रिडंडेंटली बोली जा रही है, बार बार एक ही चीज को रिटरेट की जा रही है थ्योरेटिकल, उसमें कोई अलग से इनोवेटिव एग्जांपल्स नहीं दिए जा रहे, तो तुम्हारा दिमाग भी एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा। वही बात वो भी कह रहा है। उसको अवॉइड करने के लिए और जो साइंटिस्ट ने सोल्यूशन दिया वो क्या दिया, भाई जब समझाओ ना फिजिक्स तो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। ठीक है, जो इक्वेशंस होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, अभी भी
कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है। केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स अलग कन्वेंशन फॉलो करती है, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स अलग कन्वेंशन फॉलो करती है, ठीक है। ये हमेशा, मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे पता है कि ये हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं चीजें, तो दिमाग में बहुत वो होती है। साइंटिस्ट सॉल्यूशन क्या देता है कि भाई इक्वेशंस अवॉइड कर दो, इक्वेशंस की जगह सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, बेसिक समझाओ, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ऐसे में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये ऑथर यही चीज प्रॉब्लम को बता रहा था, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अर्थ को स्पेस से देखने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, ठीक है। कैसा? ह्यूमैनिटी के लिए एक पर्सपेक्टिव मिला है, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला है, और उसको अपन कैसे देखने लगे हैं, वी सी आवरसेल्व्स एज होल। अपन एक यूनाइटेड फॉर्म में स्पेस से अर्थ को देखने के बाद एक यूनिटी टाइप का महसूस कर रहे हैं, एक यूनाइटेड कम्युनिटी समझ रहे हैं। ऑथर का इतना ही कहना है, पैसेज भले बड़ा था, क्रक्स यही था। इज दैट क्लियर? वी आर क्विकली मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस विद, ठीक है। अब समझना, which of the following is the author most likely to agree with, ठीक है। क्या किस चीज से अग्री करेगा, जो चीज उसने बोली होगी स्टेटमेंट में उसी चीज से अग्री करेगा, ये ध्यान रखना चीज। ऑप्शन ए, द वर्ल्ड वुड रन मोर एफिशिएंटली इफ ऑल ऑफ अस ट्राई टू डू थ्योरेटिकल फिजिक्स। कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बात, ऑथर यही बोल रहा है कि ये वाली लाइन मैंने शायद हाईलाइट कर रखी है, ये जो येलो वाली लाइन है वो हाईलाइट कर रखी है कि द वर्ल्ड वुड soon grind to halt if we all try to do theoretical physics। सब theoretical physics करेंगे तो नहीं चलेगा, दिमाग नहीं इतना हेल्पफुल होगा। ऑप्शन ए कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहा है, तो ऑथर क्यों अग्री करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए रूल आउट कर दो। ऑप्शन सी, मोस्ट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस। भाई ऑथर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि लोग कोशिश करते हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिस कारण से लोग इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है आंसर समझने में। इज दिस क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी, मोस्ट साइंटिस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स। ऐसे कैसे? ऑथर तो इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है ना कि कैसे साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प की है हर चीज में। ऑप्शन बी, इफ सम साइंटिफिक थ्योरीज वर प्रेजेंटेड इन सिंपलर मैनर मोर पीपल वुड अंडरस्टैंड देम। यही तो ऑथर का पूरा क्रक्स था, यही तो ऑथर का इंटेंशन था। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। Question 7 says that which among the following most accurately reflects the author's view on science fiction books and futuristic television series। हमने अभी बात की थी फ्यूचरिस्टिक टेलीविजन सीरीज, नागिन जैसे सीरियल्स किस पे फोकस कर रहे हैं? सुपरस्टिशंस पे। यही चीज ऑथर बात कर रहा है। ओके, जस्ट टू बी क्लियर, एक ही चीज पे मैं फोकस कर रही हूँ। क्वेश्चन 7 उस पे फोकस करो। ऑप्शन ए, दे आर एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। ठीक है, लगता होगा घर में दादियां। ऑप्शन बी, दे आर वेरी एजुकेशनल एंड कैन एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सीरियस साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च खत्म करके अब हम ये करें। आई स्ट्रांगली abhor दिस आइडिया, delete it. Option D, they are often expensive and the government should make efforts to subsidize them। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर ले, बहुत ज्यादा सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाएगी कि कलर्स टीवी में 4 सीजन नहीं 20 साल तक हिस्ट्री बना रहा है, सीजन 10 रिलीज हो रहा है, फिर उसके बाद Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स में भी नागिन के एपिसोड्स आ रहे हैं, बहुत ही वेसा हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी, they are based on irrational and supernatural ideas and have replaced old myths about how the world come to be। वर्ल्ड कैसे आया ये चीज को रूल आउट कर रहा है, यही चीज ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है क्विकली। ऑप्शन जो क्वेश्चन ऑप्शन 7 है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, a scientist has just made a breakthrough discovery in theoretical physics and thinks that everyone should know about it। She has prepared a technical essay which explains the theory using complicated mathematical questions and difficult scientific terms। अब देखो, ऑथर यही दिक्कत बता रहा था कि टेक्निकल टर्म्स और इक्वेशंस के यूज के कारण लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। लोग अवॉइड करने लगते हैं ऐसी स्टडीज को, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, सिंपलर लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करनी है, ये बात है। तो ऑथर क्या सजेस्ट करेगा साइंटिस्ट को? बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है, इसका ऑपोजिट सजेस्ट करेगा कि तुम सिंपलर बनाओ लैंग्वेज को।
ऑप्शन ए सही आंसर है वो है शी शुड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज इन द एसे एंड अवॉइड यूजिंग इक्वेशंस। यही क्रक्स दिया हुआ था, तो आई डोंट थिंक अपन को बी सी डी को देखना भी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is true would most weaken the author's argument in the passage above about whether most people would be interested in understanding scientific ideas? ठीक है, अब देखना है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन बी को समझो। Most people would be willing to try and understand scientific ideas if they were presented in the manner that is easier to understand. यही तो ऑथर कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है? most people are only interested in things of immediate concern to them. They do not care about larger issues. ये बात नहीं हो रही है। उसने पूरे फोकस क्या किया है कि भाई इंटरेस्टेड हैं लोग, बस टेक्निकल टर्म्स की और कॉम्प्लिकेशंस के कारण वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, question number 10. The author says that one of the great revolutions of the space age has been the perspective it has given humanity on ourselves. बात किया हुआ है क्लियरली, क्या बात किया है? एज अ होल देखने लगे हैं स्पेस से जाके। ठीक है, ऑप्शन ए ह्यूमैनिटी हैज ऑलवेज रिगार्डेड आवरसेल्व्स एज अ होल। भाई अगर हमेशा से ऐसा था तो स्पेस पे जाके देखने का तो कोई मकसद ही नहीं निकला ना, तो ये चीज तो अपन हटा ही दे। ऑप्शन सी, हिस्टोरिकली people have never noticed the differences between themselves, but these became apparent once we saw the earth from space. ये एकदम कॉन्ट्रोडिक्टरी बात कर रहे हैं। ऑथर बोल रहा है एज अ होल देखने लगे हैं, ये बोल रहा है कि सेपरेट डिफरेंट डिफरेंसेस जो है जो पीपल के बीच वो देख रहे हैं। हिस्टोरिकली पीपल ऐसा कर जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी अपन हटा देते हैं। ऑप्शन डी, humans cannot comprehend the meaning behind the image of the earth seen from space. भाई स्पेस पे क्यों गए थे अगर कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं हो रहा था, तो वो वाली बात आ जाएगी। तो ऑप्शन डी भी अपन एलिमिनेट करते हैं। क्लियर कट आंसर इसका ऑप्शन बी, बिफोर वी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस ह्यूमैनिटी हैड नेवर सीन इटसेल्फ एज अ होल। इज दैट क्लियर टू यू? क्वेश्चन 9, किसी का क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए सही आंसर क्यों है? भाई हमें वीकन करना है, जिसका क्वेश्चन है ये समझना, हमें वीकन करना है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि सिर्फ इमीडिएट कंसर्न, मतलब जो आसपास हो रहा है ना उनका फोकस सिर्फ उतने में है। उनका फोकस ये नहीं है, ब्रॉडर पिक्चर में फोकस नहीं है कि स्पेस से क्या दिख रहा है, स्पेस से क्या नहीं दिख रहा है, ये चीज पे फोकस नहीं है उनका। ठीक है, तो ओके ठीक है, यू अंडरस्टूड, ओके ग्रेट। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विथ क्लैड कंसोर्शियम ने जितना भी अपन को 2 सैंपल पेपर में जो टेंशन दी थी वो अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आर वी गुड टू गो विथ द मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बेसिकली पैरेलल स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चंस एंड फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन, वो सॉल्व करें? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 20 से 24 वाला होमवर्क है। 15 से अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जो भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्विकली चलेंगे। 20 से 24 के तुम आंसर्स नोट कर लो। 20 का आंसर है बी, 20 का आंसर है बी, 21 है ए, 22 है डी, 23 है बी, 24 है डी। बी ए डी बी डी। इज दैट क्लियर? 15th नंबर के क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे? 2 कॉन्सेप्ट को इकट्ठा वो समझाने की कोशिश करेगा। कैसे? अपन को स्टिमुलस में फ्लॉड होना है, साइमल्टेनियसली उसका फ्लॉड टाइप का स्ट्रक्चर ही अपन को ऑप्शन में भी ढूंढना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? चिल्ड्रन who are educated at Evans High School tend to do better than children who are educated at Gilbert T. Sloan High School. Since Samuel achieved higher grades than any of his classmates in his first year at the university, he was probably educated at Evans. अब मैं समझाती हूँ इस जो पैरेलल वाले क्वेश्चन है या जो फ्लॉ वाले बेसिकली क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। अजम्पशन के टाइम पे तुमने याद किया होगा, जैसे वो जो फर्स्ट क्लास याद करो, क्रिकेट टीम का अपन ने याद किया था, देखा था पैटर्न कि कैसे 2 क्रिकेट टीम को अज्यूम क्या कर लिया था, सेम टाइप का अज्यूम कर लिया था। ठीक है, इसलिए अपन वैसे टाइप के अजम्पशन को रूल आउट कर रहे थे
बहुत हद तक ये मान रहे थे ना कि भाई ऐसा कुछ तो दिया नहीं है ऑथर ने। ऑथर का अपन ये कैसे अज्यूम कर लें कि वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोगों को सेम मान के चल रहा है, एकदम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मान के चल रहा है। ऐसी चीजें अपन अजम्पशन में नोटिस कर रहे थे, ठीक है। अब वैसी ही चीजें इस क्वेश्चन में वो फ्लॉ कहलाएंगी, ठीक है। ऑथर ने क्या किया, 2 स्टेटमेंट दिया और एक कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है। भाई 2 ऐसी स्टेटमेंट देना जिससे एकदम क्लियर कट कंक्लूजन निकले तो समझ आए वो क्या कर रहा है। वो बोलता क्या है, ऑथर ये बोल रहा है कि भाई 2 स्कूल हैं, इवन हाई स्कूल, गिलबर्ट हाई स्कूल, ठीक है। इवन हाई स्कूल देखा गया है कि वहां के बच्चे ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू गिलबर्ट। अब सैम्यूल ने अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू हिज क्लासमेट्स, इसलिए वो इवन से पढ़ा हुआ है। ये कैसा कंक्लूजन है भाई, समझ आ रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर। अब उसने ऑथर ने क्या गलती की है, उसने बहुत ही जनरलाइज्ड कर दिया इस चीज को कि इस टाइप के लोग यहाँ पे हैं, इस टाइप के लोग ऐसे हैं। तो अगर कोई हाई ग्रेड पाता है या हाई ग्रेड अचीव करता है तो मतलब वो इवेंट्स का ही होगा, ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये चीज तो बहुत ही फ्लॉड समझ आ रही है, ठीक है। बेस्ट पार्ट अबाउट फ्लॉड क्वेश्चन कि तुम्हें देख के समझ आ जाएगा कि वो क्या गलती कर रहा है ऑथर। कोई ऐसे बहुत फार फिच्ड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि फ्लॉड क्वेश्चन क्या है, इसमें फ्लॉड आर्ग्यूमेंट क्या है। सही आंसर है जो भी आ रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, मोस्ट क्लोजली पैरेलल्स द फ्लॉड रीजनिंग। अब तुम्हें फ्लॉड स्ट्रक्चर ही ढूंढना है ऑप्शन में। ऑप्शन ऐसा जो सेम टाइप का स्ट्रक्चर हो, सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, और वो भी फ्लॉड हो, ठीक है। सिर्फ बोलता है कि पैरेलल स्ट्रक्चर है तो हो सकता है वो पॉजिटिव अप्रोच में भी अपन लेके चले जाते हैं कि इधर मतलब ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, कोई फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो किया है तो मैं ग्रुप ए की हो गई, ठीक है। ये कैसे फ्लॉड है, वही फ्लॉ अपन को ऑप्शन में भी ढूंढना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना बी सी डी ई पूरे कराने की आई गेस मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर देख के समझ आ जाएगा, रीड एक लाइन से करोगे समझ आ जाएगा भाई ये स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है। एक क्वेश्चन कर लो, ऑप्शन ई, when children study math from an early age they tend to do better in math in adulthood. Therefore if you want to do better in maths as an adult you should study more as a child। यार ये तो फ्लॉड तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये तो ट्रू टाइप का स्टेटमेंट हो गया ना कि इसमें अपन कोई ऐसा जनरलाइज्ड कंसेप्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा जनरलाइज नहीं है कि जो अपन को समझ आ रहा है कि ये गलत ही है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ई, सेम स्ट्रक्चर ही नहीं, सिमिलर स्ट्रक्चर, फ्लॉड स्ट्रक्चर ही नहीं है तो एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी, when children have parents who participate in their education the children generally do better in school, therefore if parents want to help their children do it better in, ये भी फ्लॉड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। जनरलाइज्ड नहीं है कि भाई अपन ने 2 अलग प्लैनेट की बात की और कोई एक कंक्लूजन निकाल दिया, वैसी चीजें नहीं है तो ऑप्शन डी भी इसलिए हटता है। ऑप्शन सी, व्हेन चिल्ड्रन प्रैक्टिस पियानो स्केल्स फॉर हाफ एन आवर ईच डे, भाई जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड होगे वो समझ आ जाएगा उन्हें कि रियाज का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। वही चीज बात कर रहा है, ठीक है, कि जिस तरह से जो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कम प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेगा। सारी चीज़ें ट्रू टाइप की अपन को समझ आ रही हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अपन को कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है। पहला अपन को समझ आ रहा है फ्लॉड है भाई, ऐसे कैसे जनरलाइज्ड उसमें तुमने आंसर दे दिया। ऑप्शन डी, व्हेन पीपल मेक मोर मनी दे जनरली आर एबल टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ। ये तो भाई बात ही कुछ अलग से कर गया, ये तो कोई रिलेशन नहीं बता रहा है। एक लाइन बोला, उसके बाद उसने वेल्थ से वो कर दिया, उसने 2 चीज़ों को भी नहीं लिया। हमने कैसी बात की थी स्ट्रक्चर में, स्टिमुलस में 2 प्लैनेट लिए थे, फिर एक की कैरेक्टरिस्टिक बता के कंक्लूजन दिया था। इसमें एक लाइन बोला कि भाई पैसे हैं मतलब वेल्दी हो, ठीक है रहने दो, ऑप्शन बी हटा दो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर व्हिच सेज quarter horses are usually taller than Appaloosas since Dandy Jim Zip is taller than ये तो सेम स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। जरूरी नहीं है कि जो जिम जिप हॉर्स है वो जरूरी नहीं है कि क्वार्टर हॉर्स का हो, वैसे ही जरूरी नहीं है कि सैम्यूल भी जो है वो कहाँ का हो, इवेंस हाई स्कूल का हो, लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर मिल गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए क्योंकि
एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ग्रेट, आंसर सबके सही थे। आई एम ग्लैड टू सी दैट। क्विकली मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजिस्लेटर्स ने एक स्टेटमेंट टाइप कर दिया। उन्होंने क्या क्लेम किया कि जो पब्लिक है वो करंट मूवी को मॉरली ऑफेंसिव और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मानती है। ठीक है, हो सकता है मानती हो, ये चीज लेजिस्लेटर ने बोली। However, these legislators have misrepresented public opinion. ऑथर क्या बोल रहा है कि नहीं, legislators ने ये public opinion को misrepresent किया है। ठीक है, और उसका बेसिस क्या दे रहा है ऑथर कि सर्वे में जो मूवी इंडस्ट्री की गिल्ड की सर्वे हुई उसमें क्या पता चला कि 15% जिनका सर्वे हुआ है उनको अपन रिस्पोंडेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, जो लोगों ने सर्वे का पार्ट लिया, 15% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स को ही लगा है कि मूवी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है और सिर्फ 4% को ही लगा है कि मॉरली ऑफेंसिव है। ठीक है, ये तो बहुत ही लो परसेंटेजेस है। ठीक है, these low percentages are telling because the respondents see far more current movies than does the average movie goer. ठीक है, अब अपन को क्या बात करनी है? अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ऑथर क्या गड़बड़ी कर रहा है यहाँ। आई होप अब तक ये क्लियर हो गया होगा। उसने क्या बात की, 15% 4% दिया। ठीक है, लेजिस्लेटर के क्लेम को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए दिया, लेकिन फ्लॉ क्या कर रहा है वो देखो। ऑप्शन ए क्या कहते हैं, attempts to undermine the legislators credibility instead of addressing their argument. ये एड होमिनम वाले आर्ग्यूमेंट नहीं है। एड होमिनम आर्ग्यूमेंट अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने लास्ट क्लास में भी यूज किया था, शायद एक्सप्लेन नहीं किया, कि अपन आर्ग्यूमेंट को काउंटर नहीं करते हैं, अपन आर्ग्यूमेंट बोलने वाले के कैरेक्टर को क्वेश्चन करने लगते हैं। ठीक है, बस इतना सा समझना कि अपन किसी के कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये एड होमिनम टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लेजिस्लेटर की क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं किया गया है भाई, उनके क्लेम को उसने काउंटर क्लेम जैसा दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी, bases its conclusion on subjective judgments rather than on an objective criterion. मॉरली ऑफेंसिव हो सकता है मेरे लिए हो सकता है तुम्हारे लिए ना हो। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो सकता है तुम्हारे लिए हो, मेरे लिए ना हो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो भाई सही है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है ऑथर का आर्ग्यूमेंट में। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी fails to consider the possibility that sexually explicit movies increase the prevalence of antisocial behavior. बहुत ही ज्यादा बाहर की चीज कर दी, बाहर की चीज बता दिया। ठीक है, इसने क्या एक नया चीज पॉसिबिलिटी बता दी कि कैसे एंटी सोशल बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है। भाई ये फ्लॉ नहीं है, हमें किसके बीच का फ्लॉ देखना है, जो फ्लॉ स्टिमुलस में है, जो स्टिमुलस में दिया ही नहीं है वो फ्लॉ हम कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज की बात अभी के लिए रहने देते हैं। ऑप्शन ई, presumes without providing justification that the people surveyed based their responses on a random sampling of movies. पॉसिबल है, लेकिन भले रैंडम सैम्पलिंग हुई है, लेकिन इससे बेस्ट वे क्या हो सकता था ये भी सोचो ना। अगर अपन फॉर एग्जांपल सेट ए की मूवीज लेते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत लोगों के व्यू में मॉरली ऑफेंसिव है, तो सबकी चांसेस है ना कि वो सेम टाइप का होगा। इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, रैंडम मूवीज को पिक करो, उसका सर्वे करो। तो इसमें कोई गलती तो नहीं की है ऑथर ने। ऑप्शन डी क्या है, generalizes from a sample that is unlikely to be representative of public sentiment. जनरलाइज कर दिया ऑथर ने। क्या किया, इस चीज को जनरलाइज कर दिया। एक फिक्स नंबर एक फिक्स लोगों का उसने सैंपल लिया होगा, सर्वे किया होगा, और उसने जनरलाइज कर दिया कि भाई परसेंटेज बहुत लो है। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि उसने पूरे करोड़ों लोगों का सैंपल लिया है, उसके बेसिस पे आंसर दे रहा है तो अपन मान ले। उसने क्या किया, एक छोटे से ग्रुप का भी सैंपल लेके उसको जनरलाइज कर दिया। तो यही फ्लॉ है आर्ग्यूमेंट में। अपन ये ऐसी चीजें ऑलरेडी असम्पशन में देख चुके हैं कि कैसे बहुत जनरलाइज कर देता है ऑथर यूजुअली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर टू यू? शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का आंसर गाइस डी है। क्लियर कर लेना कि जनरलाइज कर रहा है। ठीक है, इट्स नॉट द ट्रू पिक्चर दैट शुड हैव बीन पोर्ट्रेड,
वो छोटे से सैंपल को भी जनरलाइज करके उसका ओपिनियन, उसका काउंटर क्लेम दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 समझना। सिटी पोल हुआ, ठीक है। 88% जो सैंपल जिन्होंने दिया था, जिन्होंने सर्वे में पार्ट लिया था, उन्होंने क्या बोला कि भाई एकदम अप्रोप्रिएट बजट आपका यूज हो रहा है पार्क्स और रिक्रिएशन के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि 88% किन लोगों की बात कर रहे हैं? 88% लोगों ने बोला कि जितना भी पोर्शन सिटी बजट का यूज हो रहा है पार्क्स और रिक्रिएशन में, वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है, एकदम सही है। It seems then that any significant increase in the SERA budget should be spent on something other. फिर इससे एक चीज क्या ऑथर ने डिड्यूस की कि भाई अगर अब इंक्रीज किया जाता है सिटी बजट, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा अमाउंट सिटी को प्रोवाइड किया जाता है, तो पार्क्स और रिक्रिएशन को में ना लगा के पैसे दूसरे फील्ड में लगाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये बहुतों को लगेगा कि भाई इसमें कोई फ्लॉ ही नहीं है, क्योंकि 88% लोगों को तो लगा कि पार्क्स और रिक्रिएशन में सही अमाउंट ऑफ बजट लग रहा है, इसलिए जितना नया पैसा आया उसको हम किसी और फील्ड में लगाएं, ठीक है। लेकिन इसमें फ्लॉ है। वो क्या है फ्लॉ? देखो, सही आंसर पहले बता देती हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। ऑप्शन ई सही आंसर है। The argument fails to consider that if more money from the budget were spent on parks and recreation, then an even larger percentage of the community might approve of that usage of the budget. 88% लोगों ने बोला, क्या बोला? कि सही अप्रोप्रिएट बजट लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी लगना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए ही मान लो, 100 रुपए लगा रहे हैं पार्क्स और रिक्रिएशन में, तो हो सकता है बाकी लोगों को लगता हो कि भाई 120 लगना चाहिए था, इसलिए उन्होंने सर्वे में ना किया हो कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर ज्यादा पैसा सिटी बजट में जब आता है और वो अपन पार्क्स और रिक्रिएशन में लगाते हैं, तो हो सकता है ये 88% इंक्रीज होके 98 हो जाए, ठीक है। फ्लॉ क्या हुई आर्ग्यूमेंट में? ऑथर ने ये वाला ऑप्शन ही हटा दिया। क्या ऑप्शन हटा दिया? कि भाई अगर लार्जर बजट अभी इसमें हम स्पेंड करते हैं, तो हो सकता है ये जो 88% वाले लोग हैं वो बढ़ के और ज्यादा हो जाए। हो सकता है लोगों को अभी ये लग रहा हो, सिर्फ 88 को लगता है कि सही है, लेकिन 12% लोगों को तो ये लग रहा है ना कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है उनको ये लगता हो कि ये बहुत ज्यादा है, हो सकता है कुछ को ऐसा भी लगता है ये बहुत कम है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? कि जिनको लग रहा है बहुत कम है। हो सकता है ज्यादा बजट लगा दे तो उनको लगने लगे कि नहीं अब सही है, 120 लगा रहे हैं तो सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही ऑप्शन है। ये था फ्लॉ। इज दिस क्लियर टू यू? जिसको पैसेज नहीं समझ आया था, आई गेस प्रज्वल की आवाज थी। क्वेश्चन काफी इजी सा है, समझ आ ही गया होगा, डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन स्टेम समझो। जो फ्लॉ जब पूछता है ना क्वेश्चन में, तो वो बहुत तरीकों से पूछ सकता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि जितने टाइप के ऐसे क्वेश्चन स्टेम मिलते हैं जिसमें तुमको एक्चुअली फ्लॉ पूछा जाता है, और लैंग्वेज क्या यूज होती है, इज मोस्ट वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म या ऐसे टाइप का, ठीक है, इज इनकंसिस्टेंट विथ द स्टिमुलस, ऐसे टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन स्टेम में दिख सकते हैं, वो मैं कोशिश करूंगी कि एक जगह कंपाइल करके विद इन अ डे और टू मैं तुम्हें सेंड कर दूं। बात क्या की गई यहाँ? इज मोस्ट वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म। भाई कुछ नहीं करना है, फ्लॉ ही ढूंढना है आर्ग्यूमेंट में। जो फ्लॉ होगा अपन उसी को क्रिटिसाइज करेंगे ना, कि अपन उनमें से एक सेडिस्ट टाइप के लोग हैं कि भाई अच्छी चीज भी है लेकिन अपन को तो उसको नेगेटिव ही बोलना है, ऐसा तो है नहीं। जो फ्लॉ है अपन उसी को क्रिटिसिज्म देंगे। तो वही बात किया है, ठीक है। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? इन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स ने ये बोला है कि जिन पंडित्स ने बोला है कि टीवी व्यूअरशिप इज डाउन ओनली 5%, वो गलत है, ठीक है। 5% नहीं है। नेटवर्क ए में जब ये एग्जीक्यूटिव ने खुद से सर्वे किया या खुद से नंबर्स देखे, तो पता चला कि नेटवर्क ए में 12% डाउन था, नेटवर्क बी में 10%, नेटवर्क सी में 14%, नेटवर्क डी में 40%, ठीक है। क्लियर है? उसने पहले बोला कि वो गलत है, फिर उसका एक तरह से
काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि नहीं, क्यों गलत है, क्योंकि नेटवर्क ए बी सी डी में उससे भी ज्यादा, 5 से भी ज्यादा नंबर में कम है। ठीक है व्यूअरशिप, क्लियर है? फ्लॉ क्या है समझना। ऑप्शन ए देखो, अटैक्स द कैरेक्टर ऑफ पंडित्स rather than addressing देयर आर्ग्यूमेंट्स। वही बात हो गई, एड होमिनम में अपन को नहीं जाना है, ये पंडित के कैरेक्टर पे फोकस कर रहा था क्या? नहीं, उनका आर्ग्यूमेंट को बस गलत बोला है ना। तो ऑप्शन ए उसको रूल आउट कर दो। ऑप्शन बी fails to demonstrate that the pundits mentioned are not experts in the area of television viewership. It doesn't matter. अगर ऑथर को किसी बात को गलत करनी है, किसी के आर्ग्यूमेंट को गलत ठहराना है, तो जरूरी नहीं है वो ऐसा बोले ना कि वो एक्सपर्ट्स ही थे। एक्सपर्ट्स नहीं भी थे तो भी उन्होंने ऐसी चीज बोली है, तो ऑथर तो उसको आर्ग्यू कर रहा है, उसका काउंटर चीज बोल रहा है। तो ऑप्शन बी इज रियली इररेलेवेंट टू दिस स्टिमुलस। तो अपन ऑप्शन बी एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी incorrectly concludes that something is not true based on the claim that it has not been demonstrated to be true. It's also not flowing from the stimulus. ठीक है, स्टिमुलस में कहीं भी ऐसा कुछ बोल रहा है क्या कि ऐसा कुछ बात की क्या जो ट्रू बोल रहा है, और ऐसा कंक्लूजन जो ट्रू बोल रहा है और विच इज जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है ट्रू, लेकिन वो क्लेम नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं की गई है, तुम्हें समझ आ रहा होगा ये चीज, तो इसको भी अपन रूल आउट करेंगे। ऑप्शन ई relies upon an emotional appeal and an effort to persuade the listener. How does it matter? इमोशनली बोलो, ब्लैकमेल करो, हाउ डज इट मैटर? ये तो बात ही नहीं कर रही है। ऐसा तो अपन को कोई कहीं से भी इंट्यूशन भी नहीं हो रहा है कि भाई उसने इमोशनल अपील की गई है। ठीक है, फैक्ट दिया तो फैक्ट को फैक्ट की तरह ट्रीट करो। ऑप्शन ई रूल आउट करो। ऑप्शन डी draws evidence from only a small pool of available sources. नेटवर्क ABCD का किया, बाकी नेटवर्क्स का क्या? सेम अर्लियर एग्जांपल से के जैसे एक छोटा सा सैंपल, एक छोटे ग्रुप का सैंपल लेके वो जनरलाइज कर दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी भी वही कर रहा है, एक छोटे से पूल से उन्होंने सोर्सेज लिए जो एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देने का। तो ये है ऑथर का आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ। इज दिस क्लियर टू यू? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या बोल रहा है कि जो प्रिजन इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, जो प्रिजन में रहते हैं, उनकी दे आर मोर लाइकली टू बी मेंटली इल। उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो ज्यादा लाइकली है मेंटली इल होने की, ज्यादा खराब होने की, एज कंपेयर टू द पीपल जो जनरल पॉपुलेशन है। अपन प्रिजन में नहीं रह रहे हैं, तो एज कंपेयर टू अस उनकी मेंटल कंडीशन ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ऑथर क्या बोल रहे हैं? दिस फैक्ट शोज दैट peculiar environment of prison with its inherent stresses and deprivation tends to cause or exacerbate symptoms of mental illness. कॉज कर रहा है और बढ़ा रहा है। प्रिजन का जो एनवायरमेंट है वो मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, डिप्रिविएशन, डिप्रेशन ऐसी चीजों को बढ़ाने और एक्साजर्बेट मतलब उसको कॉज करने का एक रीजन है, ये ऑथर ने बोला है। अपन को क्या करना है? फ्लॉ फाइंड करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया है। ओके, एक बार ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़ो, शायद आंसर सही आ जाए। समझ आया तुम्हें? बहुत माइन्यूट सी चीज है जो तुम मिस कर रहे हो और ऑप्शन सी लगा रहे हो। ठीक है, जिनका आंसर आ रहा है। ब्लू वाले हाइलाइटेड पोर्शन को ध्यान रखना। ब्लू वाला हाइलाइटेड पोर्शन क्या कह रहा है? ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है कि प्रिजन का एनवायरमेंट कॉज भी कर रहा है, कॉज कर रहा है मेंटल इलनेस या स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी। ठीक है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। अब फ्लॉ फाइंड करना है। ऑप्शन ए फेल्स टू डिफाइन द टर्म मेंटली इल। इट्स नॉट एक्चुअली नेसेसरी। ठीक है, मेंटली इल बोल रहा है तो ये अजम्पशन के साथ भी तो ऑथर चल रहा है ना कि अपन को इतना बेसिक टर्म तो पता ही होगा, तो इट्स नॉट अ फ्लॉ। ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ नहीं है। ऑप्शन बी presupposes that the prison environment is unique. ठीक है, ये हमें पता है कि भाई जनरल एनवायरनमेंट से तो प्रिजन एनवायरनमेंट अलग ही होगा ना। अगर बहुत यूनिक नहीं होगा, इन पॉजिटिव टर्म यूनिक अगर नहीं भी होगा तो भी अलग तो होगा। जनरल जैसे तुम घर में रहते हो कि आप प्रिजन में जाके भी वैसे ही रहोगे,
क्या घर पे भाई तुम्हें चक्की पिसाई जा रही होती है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है ना, तो एनवायरनमेंट तो अलग है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे इट्स यूनिक। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी देखो, simply restates the claim that there are inherent stresses and deprivation in prison without providing any evidence in support. देखो, जब ये बात कर रहा है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन कंसीडर द फैक्ट कि उसने बात की है स्ट्रेस और डेप्रिविएशन में, तो तुम्हें कॉमन सेंस एक तो पहली बात यूज करनी है। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि जिसमें तुम्हें ऑथर के व्यू पॉइंट से चलना है। अगर ऑथर के व्यू पॉइंट से चलोगे तो तुम उसका फ्लॉ कैसे ढूंढोगे? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि तुम मेरे व्यू पॉइंट से चलो, फिर मैं बोलती हूँ कि तुम मेरे पढ़ाने के तरीके में फ्लॉ ढूंढो, तो तुम कैसे ढूंढोगे यार? अगर मेरे व्यू में तो मैं सही पढ़ा रही हूँ, तभी तो ऐसा पढ़ा रही हूँ। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि तुम मेरे व्यू से ही देखो और फिर फ्लॉ बताओ, तो इट्स वेरी हार्ड कि ऐसा हो पाएगा। तुम्हें अपने व्यू से ही देखना है, इसीलिए फ्लॉ वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इट्स नॉट द परफेक्ट आंसर कि एविडेंस की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर क्वाइट क्लियर कि प्रेजेंस में ऐसी चीजें होती हैं। ऑप्शन ई focuses on stress and deprivation only while ignoring other characteristics of the prison environment. नहीं, उसने ठीक है, उसने दो चीजें लेके चली, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा पता है कि कोई ऐसा पॉजिटिव फैक्टर है जो रीजन बनेगा कि तुम्हें मेंटली इल नहीं होना पड़ेगा प्रिजन में? कि प्रिजन में तुम्हें नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है या अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है, जिस कारण से तुम मेंटली इल होगे ही नहीं। और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को तो ऑथर ने अवॉइड कर दिया, इसलिए ये फ्लॉ है। ऐसी चीज तो नहीं है ना भाई, प्रिजन की कंडीशन अपन को कॉमन सेंस लगानी है। तो अगर वो डिप्रेशन और डिप्रिवेशन का बात कर रहा है तो लेट इट बी, उतना कैरेक्टरिस्टिक काफी है। ऑप्शन डी सही आंसर है, वो देखो। टेक्स अ कोरिलेशन बिटवीन मेंटल इलनेस एंड प्रिजन एज प्रूफ दैट प्रिजन कॉजेज मेंटल इलनेस। भाई कॉज बता रहा है, ये बहुत बड़ी बात कर दिया कि तुम कोरिलेशन को, यही तुम्हारा जो मैं प्रिंसिपल बोल रही थी कि बाकी जगह यूज कर सकते हो, वो है कोरिलेशन डज नॉट प्रूव कॉजेशन। ठीक है, कोरिलेशन है कि प्रिजन में जाने से मेंटल इलनेस का नंबर ज्यादा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपन उसको बोल दें कि भाई यही सिर्फ एक रीजन है, टेंड्स टू कॉज और एक्सासर्बेट, कि आप वहां गए इसी कारण से आपका कॉज हुआ। इट्स नॉट द ओनली रीजन जो ऑथर यहाँ पे एक तरह से बोल रहा है कि टेंड्स टू कॉज और एक्सासर्बेट सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या था कि बाकी चार तुम्हारे एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर डाउट होता भी है कि भाई कॉज हो तो रहा है, पता है कि वहां जाके चक्की पीसनी पड़ रही है, बट बेस्ट ऑप्शन है, चूज कर लो। ध्यान रखना, कोरिलेशन डज नॉट प्रूव कॉजेशन। इज दैट क्लियर टू यू? क्वेश्चन 20 से 24 देखना, होमवर्क है। 25th पे आ जाओ। 25th देखना, 25th वाला क्वेश्चन कहता है, सिलोजिज्म तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं भी पढ़ा, कॉमन सेंस तो है ही सबके पास। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सारे जो डॉग्स हैं वो बार्क करते हैं। ठीक है, जिसका कंक्लूजन ऑथर ने क्या दिया है कि क्योंकि सारे डॉग्स बार्क करते हैं, इसलिए जो भी एनिमल बार्क करे वो डॉग है। ठीक है, पता है तुम्हें फ्लॉ कहाँ पे आ चुका है। ठीक, अब ऑथर कंक्लूजन एक और क्या एक लाइन दे रहा है कि अगर कोई इंसान एनिमल को बार्क करते हुए देखे तो उसको क्या समझ जाना चाहिए, डॉग है। अगर किसी दिन किसी वोल्फ की आवाज या किसी फॉर एग्जांपल हॉर्स की आवाज अगर बार्किंग टाइप की हो गई, तो तुम समझ लेना कि अब ये हॉर्स नहीं है, अब ये डॉग है। इट्स वेरी फ्लॉड आर्ग्यूमेंट पर से, तुम्हें दिख रहा है एट द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, अब क्या करना है, मोस्ट क्लोजली पैरेलल्स दी फ्लॉड रीजनिंग। ऑप्शन में भी तुमको सेम ऐसी ही मिस्टेक ढूंढनी है। ठीक है, ऑप्शन ए, हाई इंटरेस्ट डेट should sometimes be avoided. As a result, some debt that should be avoided in high interest debt. So a person can safely conclude that high interest debt should be avoided. क्या बोल रहा है, हाई इंटरेस्ट डेट को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कुछ डेट्स अवॉइड करते हैं जो हाई इंटरेस्ट डेट है। इससे अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हाई इंटरेस्ट डेट हैं वो अवॉइड करने चाहिए।
बहुत कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बोल रहा है सम डेड दैट शुड बी अवॉइडेड, तो इसलिए अपन ये ऑप्शन ही रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बात क्या कर रहा था, एनी एनिमल, सारे एनिमल्स को वो इंक्लूड कर चुका था। यहाँ पे किसकी बात की, वो उसने कुछ डेड्स की बात कर दी, तो ऑप्शन इसलिए सिमिलर नहीं हुआ। पैरेलल रीजनिंग में सिमिलैरिटी देखते हैं, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर ऐसे ही बाकी सारे जो सी और डी है ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर बी को देखो, all debt that should be avoided is high interest debt because all high interest debt should be avoided। वही बात कर रहा है जैसे डॉग की बात की गई थी कि सारे डॉग्स बार्क करते हैं, इसलिए कोई भी एनिमल जो बार्क करे वो डॉग है। वैसी बात क्या कर रहा है, सारे जो डेट्स हैं वो अवॉइड होते हैं, जो अवॉइड हो रहे हैं वो हाई इंटरेस्ट डेट है, इसलिए हाई इंटरेस्ट डेट को अवॉइड करना चाहिए। और फिर एक कंक्लूजन वाली लाइन क्या दे रहा है, सिमिलर, कि डेट दैट शुड बी अवॉइडेड मस्ट बी हाई इंटरेस्ट डेट। ठीक है, समझ आ रहा है, सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड है। ऑप्शन ए सबसे क्लोज था, इसलिए मैंने वो वाला समझा दिया कि उसमें क्या फ्लॉ था, सम डेट की बात कर दिया था, यहाँ ऑलमोस्ट पूरे ग्रुप को लेके चल रहा था। इज दैट क्लियर, बी ऑप्शन सही क्यों है, मतलब फ्लॉड ताकि उसमें सेंस में सही क्यों है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्विकली, किसी को डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, everyone who thinks the everyone who thinks that Ram would win the championship thought that Jones would receive the award of MVP. But Jones did not receive the award for MVP, therefore, anyone who believes the Ram will win the championship is wrong. अब इसमें क्या कर रहा है, उसने बोला अगर राम जीतता है तो जोन्स MVP बनेगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनेगा, लेकिन जोन्स MVP नहीं बना है, मतलब हमें ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि राम विन करेगा चैंपियनशिप। इज दैट क्लियर, काफी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को डिसमिस कर रहा है, किसके बेसिस पे, सेकंड जैसे ही खत्म होता है तो फर्स्ट को डिसमिस कर दे रहा है। यही हो रहा है ना कि जोन्स अगर नहीं जीता है तो राम को भी अपन, राम वाली लाइन को भी अपन डिसमिस कर रहे हैं। अब क्या करना है, कंटेन्स फ्लॉड रीजनिंग मोस्ट सिमिलर टू द आर्ग्यूमेंट अबव। सेम यही चीज करेंगे कि कैसे अपन सेकंड स्टेटमेंट के हटते ही फर्स्ट को डिसमिस करेंगे। करेक्ट आंसर इसका बी है, बाकी तुम्हें समझ आ जाएगा, बाकी क्यों नहीं है। बी देखो, anyone that believes that seagull migrate based on advanced spatial recognition, काफी भारी टर्म्स हैं, क्यों है, तुम्हें फंसाने के लिए। क्लैट स्पून फीड नहीं करेगा, तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा कि देख के घबरा जाओ कि भाई एडवांस स्पैशियल रिकॉग्निशन, हमें नहीं पता इसके बारे में, डजंट मैटर, तुम्हें स्ट्रक्चर देखना है। Anyone that believes that seagulls migrate based on advanced spatial recognition patterns believes that most bird species have highly developed frontal cortexes. क्लियर हो गया, जिसको ये लगता है कि सीगल्स माइग्रेट करते हैं इस बेस पे, वो ये भी बिलीव करता है कि जो बर्ड स्पीशीज हैं वो हाईली डेवलप्ड फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ होती हैं। सेम राम और जोन्स, ठीक है, सीगल राम, ये जोन्स। बट ये प्रूव हुआ है कि भाई मोस्ट बर्ड्स डू नॉट हैव हाई डेवलप्ड फ्रंटल कॉर्टेक्सेस। सिमिलर कैसे, जोन्स नहीं बना MVP, अपन ने क्या किया था, राम वाली लाइन को डिसमिस कर दी थी, यहाँ पे क्या हुआ, बर्ड वाली लाइन प्रूव नहीं हुई, ये रॉन्ग हो गई, इसलिए सीगल माइग्रेटेड बेस्ड ऑन एडवांस स्पेशल रिकॉग्निशन पैटर्न इज फॉल्स। सेम स्ट्रक्चर है, आई डोंट थिंक यहाँ पे तुम्हें डाउट आना चाहिए। इज दैट क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, इसमें ये समझना कि जो बाकी आंसर्स नहीं है वो क्यों नहीं है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सर्टेन डॉग को ट्रेनिंग देने वाली टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, सब में ऑलमोस्ट डॉग्स में ये काम करती हैं, लेकिन ये अपन को ध्यान रखना होगा कि अलग अलग डॉग अलग अलग तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अलग अलग उनकी रिस्पॉन्डिंग वाला फैक्टर आएगा, अपन को ये चीज ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ऑथर इस बेसिस पे क्या कंक्लूड कर रहा है, therefore the best practice is to keep general principles in mind when training dogs while tailoring the educations to their particular traits। जनरल प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखो, लेकिन जिस डॉग की जो नीड है उस हिसाब से काम करो। ठीक है, उस हिसाब से उसको ट्रेन करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम गोल्डन रिट्रीवर को सेम तरीके से ट्रेन नहीं करोगे जैसे तुम हस्की को ट्रेन करते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपन को पता है कि हस्की को एक
कोल्ड एनवायरनमेंट की आदत होती है, ठीक है? तो वी वोंट से कि अपन उसको धूप में ले जाके ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? वेयर एज़ अगर बाकी जितने भी टाइप के अगर रॉटविलर है उसको अपन धूप में ले जाएँगे तो उसको ज़्यादा उतनी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वही बात है, ऑथर भी इसी चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोज़िशंस डज़ दिस रीज़निंग अबव मोस्ट क्लोज़ली कन्फर्म टू? ठीक है? क्या करना है इसमें? पैरेलल स्ट्रक्चरिंग नहीं ढूँढनी है तुम्हें, तुम्हें ये समझना है कि ऑथर किस चीज़ से एग्री कर जाएगा। लैंग्वेज अलग है क्वेश्चन स्टेम की, इसलिए इसको यहाँ पे प्लेस किया है। डज़ दिस रीज़निंग अबव मोस्ट क्लोज़ली कन्फर्म टू? कन्फर्म क्या होता है? अपन उसके साथ जाएँ, अपन उससे एग्री करें, उसके उसी लाइन पे चलें, ठीक है? करेक्ट आंसर है इसका आंसर सी। वो क्या है? While a general set of principles exist for accomplishing a goal, it is important to acknowledge the unique circumstances or qualities that may exist and to take them into consideration. वही बात है, जनरल प्रिंसिपल ठीक है कि अपन को डॉग को ट्रेन करना है, उसको हर चीज समझानी है कि कहाँ पे उसका फूड रखा होगा, सब चीज समझानी है, लेकिन उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज हैं, जो उसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उसको दिमाग में रखते हुए चलना है। यही चीज ऑथर कह रहा था। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी इसलिए सही है। ऑप्शन ए देखना वो गलत इसलिए है, even though general principles even though general principles are broad enough to encompass most individuals, there will always be outliers that require special attention. कॉन्सेप्ट ऑफ आउटलायर्स की बात नहीं की गई है पैसेज में, तो हाउ वी कैन से कि इट्स इन द कंफर्मिटी ऑफ द स्टिमुलस। तो ऑप्शन ए अपन रूल आउट करते हैं। ऑप्शन बी, इट इज डेंजरस टू अप्लाई अ ब्रॉड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। भाई कौन सा प्रिंसिपल कितना डेंजरस है ये ऑथर बात नहीं कर रहा, उसने एक जनरल लाइन दे दी है, ठीक है, कि अपन को जनरल प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना है, स्पेशल डॉग्स को स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग कंसीडर करके देनी है। तो ऑप्शन बी अपन हटाते हैं। ऑप्शन डी, although dogs are different, they are similar enough that a basic set of training principles can be applied to them universally with slight room for variation. ये आंसर बहुतों को सही लगा होगा। ये गलत क्यों है? बस एक रीजन की वजह से गलत है, विथ स्लाइट रूम फॉर वेरिएशन। बस बहुत हल्का सा स्कोप रखना चाहिए कि अपन उनको स्पेशल ट्रेनिंग दें, ठीक है? जबकि ऑथर क्या बोल रहा था कि अपन को स्कोप रखना चाहिए, अपन को एक अच्छा खासा स्कोप रखना चाहिए कि जनरल ट्रेनिंग तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनकी जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होंगी, जो उनकी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होंगी, उनको अपन को कंसीडर करना चाहिए। तो विथ स्लाइट रूम फॉर वेरिएशन के कारण ये एलिमिनेट होता है। ऑप्शन ई, यूनिक इंडिविजुअल्स एंड यूनिक सर्कमस्टेंसेस कॉल फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू मीट देयर नीड्स। अब इसने क्या बात की? यूनिक इंडिविजुअल्स, यूनिक सर्कमस्टेंसेस कॉल फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू मीट देयर नीड्स। इज दिस ऑप्शन बेटर देन ऑप्शन सी? नहीं, क्योंकि वो जनरल प्रिंसिपल वाली लाइन हटा दे रहा है, ठीक है? अपन के पास बेटर ऑप्शन है तो वील चूज दैट। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। हाउ इज ए डिफरेंट फ्रॉम सी? Protha, do you still have this doubt or is that clear to you? Okay, screen froze. Just note down the answer. Question number 8 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर है ई। 12th का आंसर है बी। 13th का आंसर है डी। 14th का आंसर है ए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। Moreover, this was what critical reasoning entirely constitutes, ठीक है? इन्फ्रेंस हो गया है अपना, इन्फ्रेंस कैसे सॉल्व करना है, हर चीज की तुम अगर अप्रोच ध्यान रखोगे ना कैसे सॉल्व करना है, तो मोर ओवर यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए बस क्वेश्चन की, एनालिसिस स्ट्रॉन्ग रखना, फोकस्ड रहना, कैसे मैम वर्क करना है तुम्हें। एजम्पशन के कुछ क्वेश्चन क्या? से जो जिसमें दिक्कत हो रही है एजम्पशन से। Okay, I think you can direct it to Shweta ma'am and she'll cater to the questions accordingly, ठीक है? ओके मैम। Okay, so this was all about it. All the best. अच्छे से सॉल्व करना एग्जाम में, क्रिटिकल रीजनिंग में घबराना नहीं, स्टे फोकस्ड, कीप योरसेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंट कि भाई पढ़ा है, हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, हो तो जाएगा ना, ठीक है? और अब ये सिचुएशन है कि गलत नहीं होगा, तुम्हें अप्रोच आती है,
तुमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इतनी क्लासेस अटेंड कर ली हैं, पूरे प्रिंसिपल्स जितने होते हैं जो मैंने क्लैट में यूज किए थे या जो मेरे बाकी फ्रेंड्स ने यूज किए थे, सब कुछ तुम तक पहुंच चुका है। तो आई होप अब हो जाए। प्रैक्टिस करते रहना, टाइम टू टाइम क्वेश्चन शीट्स भी प्रोवाइड होती रहेंगी। सो यस, वी आर गुड टू गो। ऑल द वेरी बेस्ट।